हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल्ड स्ट्रेटेजी फॉर द ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एग्जामिनेशन। दोस्तों 17 जुलाई 2022 की एग्जाम डेट अनाउंस हुई है और आप लोगों के पास काफी कम टाइम है उस पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करने का, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा हैं, टाइम बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटजी या फिर कह लीजिए कि एक अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी अगर हम अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और क्योंकि ये एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाला है, तो आपको पेपर का लेवल अच्छा देखने को मिलेगा, क्वालिटी पेपर होगा और यहाँ पर आपकी नॉलेज की, आपकी पेशेंस की और आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट की पूरी टेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोगों को अगले कुछ दिनों के लिए भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कंटेंट या फिर नॉलेज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी मैनेजमेंट। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में कई बार हमें स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, तो अगर हमने अच्छा पढ़ रखा होगा और हम स्ट्रेस मैनेज कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है। दोस्तों कोशिश यही रहेगी कि प्रैक्टिकल अप्रोच की हम बात करें, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की बात करें, हवा में बातें ना करें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमने कभी पढ़े भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बिल्कुल न्यू होने वाला है और उसने पास्ट में भी कोई तैयारी नहीं करी है और अगला एक महीना वो सोच रहा है कि तैयारी करूं, तो उसको डाउट है कि मैं किस तरीके से इन कंपोनेंट्स को, प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, अब मैं कैसे इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को हैंडल करूं। तो हम इन सभी चीजों की डिस्कशन करने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ द प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी अब उन बच्चों के लिए है या उन कैंडिडेट्स के लिए है जो एक अच्छा टाइम डिवोट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर एग्जाम के लिए अभी भी अगर आप 1 या 2 घंटे ही टाइम दोगे दिन में, तो फिर रिजल्ट की उम्मीद करना कहीं ना कहीं बेमानी है। ठीक है, कोशिश ये करिए कि एटलीस्ट 4 to 5 आवर पर डे निकालें, और वो भी आप इसलिए निकालें क्योंकि जो आपके कंपोनेंट्स हैं दे आर वेरी वास्ट और आप लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप वहां पर अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं। तो एटलीस्ट 4 to 5 आवर पर डे निकालिए। अगर इससे ज्यादा हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि आप एंड में थोड़ी लीव्स प्लान कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स के लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब जो 4 to 5 आवर्स है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक सिटिंग में बैठ के 4-5 घंटे पढ़ाई करिए। दोस्तों अपने जो पोर्शन है टाइम का उसको डिवाइड करिए 2 शिफ्ट में। एक शिफ्ट होगी मॉर्निंग शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो वर्किंग कैंडिडेट हैं, तो आप जॉब पे जाने से पहले अर्ली मॉर्निंग थोड़ी प्रिपरेशन करके जाएं और उसके बाद जब जॉब से आए तो शाम को भी एक बार प्रिपरेशन करें। तो 2 शिफ्ट में आप लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। एक है 6 to 8:30 इन द मॉर्निंग एंड सेकंड है 8 to 10:30 इन द इवनिंग। डिनर लेने के बाद, एक वॉक करने के बाद आप शुरुआत करें पढ़ाई की शाम को। और दोस्तों एटलीस्ट 2.5 घंटे की सिटिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका एग्जाम भी है वो भी 2 घंटे का है, तो आप लोगों को बैठने की प्रैक्टिस विदाउट एनी ब्रेक होनी चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को सिलेबस पक्का पता होगा, हमने पहले भी वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर जो आपका ईएसआईसी डीडी एग्जाम है 2 घंटे का पेपर है और हम जनरलाइज कर रहे हैं कि 120 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों के पास पर क्वेश्चन पर मिनट होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स पता होने चाहिए और उन कंपोनेंट्स को आपने स्ट्रेटेजाइज करना है कि मैं किस तरीके से इन कंपोनेंट्स को प्रायोरिटी वाइज, इनकी इंपॉर्टेंस वाइज मैं प्रिपेयर करूं। तो हमारे पास पार्ट ए में इंग्लिश है और पार्ट बी में मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक कंपोनेंट माने जाते हैं, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड यूनियन, उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इश्यूज, देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। उसके साथ साथ हमारे पास कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग एक टॉपिक है एंड आरटीआई के रिगार्डिंग एक टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपने अपने टेबल के सामने मार्क कर लेने हैं, क्योंकि जब आपके कंपोनेंट्स खत्म होते जाएंगे तो आपको टिक मार्क भी करना है। और जो टिक मार्क है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा, क्योंकि इतने कम टाइम में थोड़ी स्टेट्स रहेगा। जब आप टिक करेंगे पेपर पे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ ना कुछ कवर करता आ रहा हूँ। दोस्तों अपनी जो पुरानी प्रिपरेशन है उसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर अगेन आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सी मेरी रिक्वेस्ट है कि रिवीजन को अपनी स्ट्रेटेजी का पार्ट पक्का बना लीजिए। मैं यहाँ पर आपको बताने भी वाला हूँ कि जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आप दिन में 2.5 घंटे मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, 2.5 घंटे इवनिंग में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो आपका 40% टाइम है एटलीस्ट वो नया पढ़ने में नहीं, वो पुराना रिवाइज करने में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर नया पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको भी इंटेक्ट कर लो, अपनी कोर बना लो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसका नाम है फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन यूनियन।
दोस्तों वैसे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और लगभग 2 से ढाई महीने चाहिए होते हैं इस कंपोनेंट को काफी डिटेल में प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है और एक टॉपिक इंडियन यूनियन आ जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस टाइम पर, हमें पहली बात तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर यूपीएससी अपने एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्योंकि ईएसआईसी के केस में आपके पास बहुत सारे पीवाईक्यूज नहीं है जिनको स्टैंडर्ड मान के आप तैयारी कर पाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गई, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी हो गया, देन होम रूल लीग मूवमेंट हो गई, गांधीयन मूवमेंट्स हो गई, और जो इवेंट है 1940 से लेकर 1947 वो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज और जो उनकी पब्लिकेशन है, जैसे महात्मा गांधी कौन कौन सी बुक लिख के बैठे हैं या फिर कौन कौन से न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश किए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इन तीन टॉपिक्स को, इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूं आपको 3 थीम में बताया बेसिकली मैंने। पहला है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट के बेसिस पर कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, फिर है पर्सनैलिटीज के बेसिस पर, और थर्ड है आपका एक पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर। तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में फ्रॉम राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज टू ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड दी आर्य समाज एंड एनी अदर मूवमेंट जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। यहाँ पर आई होप कि आप लोगों ने उनको एक बार पढ़ा जरूर होगा, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि आप उनकी फैक्चुअल बातों का ध्यान रखो। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते टाइम आपको याद रखना कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, नॉट एवरीथिंग हियर इज टू रीड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटी में इस टाइम रिवाइज करना चाहिए, और यहाँ पर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसमें पक्का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगेन यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन बच्चों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कंसेप्ट हमें एक बार अगर पढ़ लिए, समझ आ गए, तो वो लॉन्ग टाइम तक कैरी होते हैं। लेकिन इशू कहाँ आता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में। और क्यों आता है, क्योंकि हम बार बार उनको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च है वो किस मंथ में स्टार्ट करी, कौन से डेट में स्टार्ट करी, तो आप लोगों को नहीं याद रहेगा, और बहुत ही नेचुरल सी बात है। या फिर आपसे मैं पूछूं कि जो एनी बेसेंट के कौन कौन से न्यूज़पेपर थे दो जो बहुत ही फेमस थे, तो अगेन याद रहने वाली बात नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि जो फैक्चुअल बातें हैं उनको लास्ट मिनट में पक्का रिवाइज करिए, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो आपको इन्हीं चीजों पे घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको नहीं घूमना है। ठीक है, गिव फोकस ऑन रीडिंग। अगेन यहाँ पर रीडिंग बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो रीडिंग के थ्रू ही मिलेगी, और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट जो वीडियोस है वो वही देखनी है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेट करती हैं, या फिर आपको जिन पर्टिकुलर चीजों पे डाउट आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा कि स्वदेशी मूवमेंट का पूरा कंटेक्स्ट क्या बना, या फिर उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे क्या पढ़नी है, तो आप फिर एक सिलेक्टेड वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों अगेन क्रोनोलॉजी यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इन इवेंट्स को अरेंज करिए इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको वो वाले क्वेश्चंस के लिए पूरी टाइमलाइन पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेंट्स मैंने आपको बताए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। तो दोस्तों प्रायोरिटी क्या रखनी है, प्रायोरिटी ये रखनी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम पहले प्रिपेयर करें, और अगर टाइम बचता है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास अभी भी टाइम है, तो फिर आप जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे अगर मैं लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊं तो जैसे एक डल पीरियड आता है 1922 से लेकर स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन के टाइम पर फ्रॉम टिल 1928। सिमिलरली 1934 में जब सीडीएम आपका डाउन जाता है, उसके बाद 1940 तक एक डल पीरियड आता है, तो आप उस पीरियड को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बुक कौन सी फॉलो करनी है दोस्तों, इन केस अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को स्पेक्ट्रम जो बुक है वो काफी हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अगेन पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 400 से 500 पेज है मॉडर्न हिस्ट्री के। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स को प्रायोरिटी में पढ़िए और बाकियों की एक ब्रीफ रीडिंग लेते रहिए। ठीक है, इस टाइम पर आपको फैक्ट पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ये बच्चों की काफी टेंशन बना हुआ है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि कहीं ना कहीं ये यूपीएससी ऑप्शनल वाला पबेड तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पबेड उतना वास्ट नहीं है, और आपको थोड़े से सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने हैं। जैसे आपको बेसिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए कि किस पर्सन ने कौन सी डेफिनेशन दी पबेड की। आपको पता होना चाहिए कि पबेड का जो सिस्टम है इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो पबेड में कोशिश ये करिए कि अगेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करें, और जो बाकी टॉपिक हैं उनकी भी एक ब्रीफ रीडिंग ले लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ईएसआईसी का एग्जाम तो दे रहे हैं, लेकिन पबेड से उनका दूर दूर तक नाता नहीं था अभी तक। तो उन लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाकी टॉपिक्स की ब्रीफ रीडिंग पक्का लें। उनकी वीडियो मत देखिए, अभी टाइम नहीं है आपके पास वीडियोस देखने का। ठीक है,
तो यहाँ पर अगेन इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट एंड प्रायोरिटी शुड बी टू कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके ऐसे टॉपिक हैं जिनसे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू फॉर्म का, तो उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए। अगर मान लो एक थ्योरी है पूरी कि एक एनालिसिस है तो नो चांस कि वहां पे क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अगर मान लो एक डेफिनेशन है, एक पर्सन की डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं, उसने बोला कि देखो 7 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये हैं, तो वो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो अगेन गिव फोकस ऑन रीडिंग एंड यू कैन वॉच सिलेक्टिव वीडियो। ट्राई टू बिल्ड अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि पबमेड में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, अगर आपको पता है कि इंडिया में जो सिविल सर्विसेज है उनकी प्रॉब्लम क्या है और सेकंड डीआरसी ने क्या रिपोर्ट दी है, तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे, आप लॉजिक लगा लोगे। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो लॉजिक लगाना बहुत आसान है और क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाता है। एंड अगेन रिमेंबर द इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। जैसे अब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पता होनी चाहिए। सिमिलरली जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज, उसके साथ साथ पार्लियामेंट, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर एग्जामिनर दबा के क्वेश्चन पूछता है। तो कोशिश ये करिए कि उन टॉपिक्स पे आपकी क्लैरिटी काफी अच्छी हो। बुक कौन सी फॉलो करनी है दोस्तों, अगेन इस टाइम पर बुक्स फॉलो करने का मैं थोड़ा सा आपको क्रिटिक कहूंगा कि बुक्स फॉलो ना करिए, क्योंकि बुक्स अपने आप में बहुत बल्कि हैं और इस टाइम पर बुक्स रिवाइज करने का मतलब है काफी टाइम इन्वेस्ट करना। तो पॉसिबल अगर हो सके तो कोई नोट्स पढ़िए या फिर कोई हैंडआउट्स पढ़ लीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे बुक पढ़नी है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो एक बुक है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बाय रमेश अरोड़ा एंड गोयल, रजनी गोयल एंड लक्ष्मी का नाम पढ़ सकते हैं फॉर इंडियन पॉलिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आरटीआई की। दोस्तों छोटा टॉपिक है लेकिन स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपको आरटीआई का एक बार एक्ट आपने पढ़ रखा है समराइज वे में, तो आप इसके क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हो। और यहाँ पर भी अगेन आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे पूछ लेंगे कि कितनी फीस सबमिट करनी होती है या फिर कितने टाइम के अंदर आपको जवाब मिलना चाहिए आरटीआई का। अगर नहीं मिलता है तो आप कैसे जो है उसके अपील करोगे, फर्स्ट अपीलेट कैसे होगा, सेकंड अपीलेट कैसे होगा, ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक एक बार आप एक्ट पढ़ लो, अच्छा है। बेयर एक्ट अगर आपने पढ़ लिया बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार समरी वीडियोस पक्का देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर मैं आरटीआई फाइल करने जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, कि मैं फाइल कैसे करूँ, ठीक है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में फाइल कर सकता हूँ, कौन कौन से एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को एग्जम्प्ट किया गया है, वो वाली चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और सोर्स क्या रहेगा अगर हम सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं, अगेन हमारा बेयर एक्ट। बट यहाँ पर आरटीआई की आपको मैं एक बार सलाह दूंगा कि बहुत सारी वीडियोस हमें यूट्यूब पे देखने को मिल जाती हैं। अगर वो वीडियोस मिल रही है तो वहां से आप आरटीआई एक बार कवर कर लो, ठीक है। और समराइज नोट्स भी आपको मिल जाएंगे काफी अच्छे, और उनमें भी आपको जो सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में कौन सी चीज को रिलेट किया गया है। जैसे सेक्शन 8 है, सेक्शन 6 है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पक्का पता होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं जनरल साइंस की। दोस्तों यूपीएससी भले ही सब्जेक्ट में जनरल साइंस लिखता है, लेकिन जनरली हमें यहाँ पर साइंस, बेसिक साइंस प्लस थोड़े डायनेमिक टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो जनरल साइंस में आपको जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो हमारे आसपास इवेंट्स हो रहे हैं उनमें हमारी साइंस कौन कौन सी इन्वॉल्व है, वो आपको पता होना चाहिए। तो साइंस आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़नी है, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेंगे कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो, वहां पर ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा फिनोमेना यूज होता है, या फिर जो मिराज इफेक्ट हम सुनते हैं फिजिक्स में, वहां पर कौन सा फिनोमेना आपका अप्लाई होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका सोर्स क्या रहेगा, एनसीईआरटी, ठीक है, एक फिक्स सोर्स है 6 से 10th की एनसीईआरटी फॉर जनरल साइंस। और दोस्तों अगर हम टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस को टैकल करना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारा वीक पार्ट है, तो न्यूज़पेपर हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पर जैसे 5G हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गई, उनकी बेसिक एप्लीकेशन वो आपको पता होनी चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट उनमें क्या चल रही है। जैसे 5G है तो 5G और 4G का कंपैरिजन कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है कि लो लेटेंसी किसमें होती है, बैंडविड्थ किसकी ज्यादा है। तो ये टॉपिक्स आपके करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे, लेकिन जो बेसिक साइंस है वो आपको एनसीईआरटी से कवर करनी पड़ेगी। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो दोस्तों ल्यूसेंट की जो बुक आती है जनरल नॉलेज की, वहां पर आप साइंस वाले क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। तो इट इज वेरी बेसिक सब्जेक्ट एंड रिक्वायर कंसंट्रेशन रीडिंग, लेकिन इस टाइम पर वो टाइम नहीं है कि आप बहुत डेडिकेटेड रीडिंग कर पाओ। तो अवॉइड करिए बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना। कोशिश ये करिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो एसिड्स एंड बेसिस हो गए, ठीक है, और हमारी बेसिक एटॉमिक टर्म्स हो गई,
फिजिक्स की बात करूं, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी की बात करूं तो रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अगेन रिमेंबर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। बहुत बेसिक टर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं या फिर उनके फिनोमिना के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटीज आर द स्टैंडर्ड सोर्सेज प्लस सम न्यूज़पेपर। अब बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, दोस्तों यहाँ पर 120 क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। एंड अगेन अच्छा पोर्शन है, स्कोरिंग पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत डीप जो मैथ है वो आपसे नहीं पूछा जाता, बहुत डीप रीजनिंग आपसे नहीं पूछी जाती। तो इस टाइम पर आपने क्या करना है, आपने जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए, जो ट्रिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, वो आपकी अब कमांड पे होने चाहिए। दूसरी बात की यहाँ पर प्रैक्टिस इज द की। आने वाले दिनों में, अगले कुछ दिनों में आपको डेली एक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस का एक गिवन टाइम फ्रेम में, 50 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट पर क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी इन गेटिंग द कमांड ऑफ रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन पहला काम क्या करना है कि आपने जो फॉर्मूलेज हैं, ट्रिक्स हैं, वो सब रिवाइज करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं जिनको यूज करके आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर आपकी परसेंटेज वाला चैप्टर हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, तो इनको अभी ब्रशअप कर लीजिए। ब्रशअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक सिंपल माइंड से पेपर में चले जाओगे तो वहां पे फंस जाओगे। तो अभी आपको तैयारी क्या करनी है कि आपको इन टॉपिक्स को जो इंपॉर्टेंट है और जो हेल्प करते हैं इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ डीआई, वो आपको यहाँ पर प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, सोर्स क्या रहेगा कि आप कोई भी स्टैंडर्ड एक बुक ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, या फिर लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप डॉक्टर एस चांद की आर एस अग्रवाल बुक ले सकते हैं अगेन, और अच्छी बुक्स हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर आपके पास कोई शॉर्ट वीडियो है ट्रिक्स की, या फिर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो उन्हीं को रिसॉल्व करिए। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको अगेन वेबसाइट पे मिल जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। छोटा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, और यहाँ पर यूपीएससी का जो पर्टिकुलर एरिया है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है। और जैसे आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से किसी की फुल फॉर्म क्या है, या सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा एक हार्ड डिवाइस है या फिर कौन सा एक सॉफ्ट डिवाइस है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर की डेवलप करनी है। कहाँ से डेवलप होगी, आप कोई भी एक हैंडआउट पढ़ सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास बुक्स भी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, लेकिन बुक्स फॉलो करने को मैं मना करूंगा, बहुत डिटेल्ड है। ठीक है, छोटी छोटी बुकलेट आपको मिलती हैं रिगार्डिंग दी बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज, जैसे एनसीईआरटीज भी हमारे पास 11th 10th क्लास की। आप फोकस करिए बेसिक्स पर, टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि जैसे एक बाइट में कितने वो होते हैं, या फिर एक गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, इस तरह की नॉलेज आपसे पूछते हैं। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा कंप्यूटर वाला पार्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, मुझे या इतना कमांड नहीं है टेक्निकल एस्पेक्ट पे, तो रिवाइज करिए फिर मल्टीपल टाइम। अगेन एमसीक्यूज विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिवाइज ऑफ कीपिंग देम इन द माइंड, क्योंकि हमें कई बार पढ़ पढ़ के याद नहीं होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में बहुत लंबे समय तक रह जाती है। सोर्स क्या रहेगा, एक बुक आती है लुसेंट की कंप्यूटर नॉलेज की, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। दोस्तों एक पार्ट ए जो पेपर का है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही है, और स्कोरिंग है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत टफ इंग्लिश पूछते हैं, स्कोरिंग है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पर सिर्फ कंप्रेंशन नहीं पूछेंगे, आपसे वोकैब एंड ग्रामर के क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो आपकी कंप्लीट नॉलेज इंग्लिश की यहाँ पर टेस्ट होगी, वर्कमैन लाइक जो नॉलेज है। तो स्टार्ट विद बिल्डिंग अप और ब्रशिंग अप ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करिए, क्योंकि कंप्रेंशन तो हम कभी भी, अगर हमें अच्छा एक कॉमन सेंस है और हमने पहले एग्जाम दे रखे हैं, तो हम कभी भी कंप्रेंशन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ग्रामर वाला पार्ट आपको एक बार ब्रशअप करना पड़ेगा। एंड अगेन वोकैब जो है वो आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पढ़ पक्का रखी होगी, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गई, तो रिवाइज करिए उनको, है ना। एंड ट्राई टू सॉल्व अ पैसेज एवरी डे। एक पैसेज की हैबिट बना लीजिए कि कभी भी 15 मिनट टाइम लगा के या फिर 10 मिनट टाइम लगा के मुझे एक पैसेज सॉल्व करना ही करना है। दोस्तों अगेन यहाँ पर पढ़ने की बजाय मैं सलाह दूंगा कि टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट आपको बताते हैं कि आपका वीक एरिया क्या है और उनको आप कैसे ठीक करें। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इंग्लिश की बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है कि वोकैब ग्रामर रिवाइज कर लीजिए, पैसेज को प्रैक्टिस कर लीजिए, और बहुत सारे मॉक दीजिए ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है इंग्लिश की वो दूर हो जाए। अब आता है एक ऐसा टॉपिक जिसमें काफी बच्चों को दिक्कत है, वो है प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग
सेक्शन इन द यूपीएससी ईएसआईसी एग्जामिनेशन। अब जो एचआरएम का टॉपिक है, यहाँ पर हम बेसिकली 3 टॉपिक मेजरली पढ़ते हैं। कौन कौन सा है? एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजिंग परफॉर्मेंस एंड कंपेंसेशन। बेसिकली है क्या कि पहला वाला पार्ट है कि जो हायरिंग वाला सेक्शन है, जब आप एक ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हो तब आप कौन कौन सी चीजों को फॉलो करते हो। दूसरी है कि जब आप उसकी डेवलपमेंट करते हो तब आपको क्या क्या करना होता है। एंड थर्ड पार्ट कवर करता है कि आपने ह्यूमन रिसोर्स हायर भी कर लिया, डेवलप भी कर लिया, अब वो परफॉर्म कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस आपने कैसे करनी है। ठीक है, तो ये 3 एरियाज हैं मेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, लेकिन टफ नहीं है, बस आपने रीड नहीं कर रखे और आपने एक मन में डर बना लिया कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको बहुत ही एक अच्छा लगेगा टॉपिक की, हाँ यार ये तो बहुत सिंपल लेकिन बेसिक टॉपिक है और मुझे कुछ अगर टर्म्स क्लियर हैं तो ये टॉपिक में मैं स्कोर कर सकता हूँ। टर्म्स कैसे? जैसे ये एक टॉपिक है जॉब डिजाइन एंड एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जॉब डिजाइन क्या होता है, उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, जॉब एनालिसिस की डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखी तो पेपर में आप कंफ्यूज होने वाले हो, आप नहीं एकदम जज कर पाओगे प्रेशर में कि जॉब डिजाइन यही होता है, जॉब एनालिसिस यही होता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं यही कहूंगा कि एक तो इसमें रीडिंग चाहिए, वीडियोस अवॉइड कर सकते हो लेकिन रीडिंग पक्का करनी है, और रीडिंग के साथ साथ भी जो बेसिक टर्म्स हैं उनमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा रखनी है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, और इस वाले पार्ट में आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है इस पे काफी ध्यान रखना है, क्योंकि जो ट्रेनिंग है अगेन 2 टाइप की है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। तो कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ये आपको पता होना चाहिए। देन मैनेजिंग परफॉर्मेंस, अगेन जो आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल की टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल मेथड थे, कुछ आपके मॉडर्न मेथड्स हैं, जैसे एमबीओ हो गया, बीएआरएस हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक बेसिक क्वेश्चन, या तो आपकी डेफिनेशन पूछ लेगा किसी पर्टिकुलर टर्म की, या फिर आपसे एब्रिविएशन पूछ लेगा कि एमबीओ की फुल फॉर्म क्या है, बीएआरएस की फुल फॉर्म क्या है। तो ये टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं। अगेन 3 से 4 दिन लगा लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं टाइम में इसमें सब्जेक्ट में तो आपको आउटपुट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, रिटर्न्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। बुक है एलएन प्रसाद, काफी अच्छी बुक है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, बट कोशिश ये करिए कि इस टाइम पर नोट्स अगर हैं तो काफी हेल्प आपको मिल सकती है। ठीक है, अगले अगर टॉपिक की बात करें वो है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगेन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, बहुत ही अनछुआ सा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों स्कोरिंग टॉपिक है, और यहाँ पर भी आप अगर पढ़ेंगे तो आप थोड़े प्रैक्टिकल यहाँ पर नॉलेज आपको काफी मिलेगी, क्योंकि हमें पता होता है कि क्या चीज क्या है, लेकिन हमें उसकी टेक्निकल टर्म नहीं पता है। आप लोगों ने बहुत बार मार्केटिंग की चीजें सुनी होंगी, आपने प्रैक्टिकल उसका देखा भी होगा लाइफ में अपने एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ पर आपको थ्योरी जो पार्ट है वो आपको कवर करना है। अगेन वीडियोस अवॉइड कर लीजिए, अगर कुछ टॉपिक आपको लगता है कि कंसेप्चुअल है, यहाँ पर मुझे वीडियो देखनी चाहिए, तो आप वीडियो देखिए, उसका सर्च करके यूट्यूब पे, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एज सच मार्केटिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि सारे ही टॉपिक्स की एक धुरी बनती है, एक प्रोग्रेशन बनती है। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैंने फिर भी आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मार्केट सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केटिंग टारगेट एंड पोजिशनिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडियन कंज्यूमर, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। इन टॉपिक्स को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अगेन यहाँ पर करना क्या है, मार्केटिंग में आपको डिफिकल्टी कुछ नहीं आएगी समझने में, लेकिन आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 3 से 4 दिन एक बार लगा लीजिए मार्केटिंग वाले चैप्टर पे, क्योंकि अगेन इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स काफी हाई हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू लर्न करिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मार्केटिंग में, कि अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे ना और उसको रिलेट नहीं करेंगे, एनालॉजी नहीं बनाएंगे, तो हम फंस जाएंगे, याद नहीं रहेगा पेपर में। तो एक एग्जाम्पल फॉर्म में, एनालॉजी फॉर्म में अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो काफी हेल्प मिलने वाली है। एंड जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, स्मॉल स्मॉल टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको पक्का याद करिएगा, क्योंकि वहां पर एग्जामिनर आपसे गलती करवाने की कोशिश करेगा। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक बुक है एस चांद की, RSM पिल्ले की, भगवती की, अच्छी बुक है, लेकिन अगर नोट्स है तो नोट से ही प्रिपेयर करिए इस टाइम पर, क्योंकि 3-4 दिन में बुक कंप्लीट करना, एक तो साइकोलॉजिकल इशू आ जाता है कि इतनी मोटी बुक कैसे कवर करें, और दूसरा ऐसा लगता है कि यार पढ़ा भी नहीं हुआ, क्या इसको हम पेपर में रीअप्लाई कर पाएंगे। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को सजेस्ट करूं कि थोड़े से जो नोट्स हैं कहीं से अगर मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, उनको आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट पे। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, खासकर नए बच्चों के लिए, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए भी थोड़ा टफ है। लेकिन यहाँ पर अगेन अगर कंपोनेंट बड़ा है तो आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिए सेग्रीगेशन करी है। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है बेसिक अकाउंटेंसी, ये आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है,
क्योंकि अगर ये आपने नहीं पढ़ा तो आगे वाले पार्ट्स आपको समझ नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वाले 5 टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। और कोई भी स्टैंडर्ड बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये आपने प्रिपेयर कर ली तो इनकी एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बोनस एंड राइट्स इश्यूज, अकाउंटिंग ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, ये आपको इजी पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो इससे ज्यादा बनता है यूपीएससी में, लेकिन एप्लीकेशन से भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर ये क्लैरिटी है तो इनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड जो पार्ट आता है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कहूंगा वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेंट्री। यहाँ पे लीफो हो गया, फीफो हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वो कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और इनकी भी एक लास्ट में 3 चैप्टर और हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनसे भी कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन देखा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर अगेन थोड़े से बेसिक होते हैं, बहुत डीप में क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, लेकिन आपने पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर मेन पॉइंट यही है, अगर नहीं पढ़ा है तो गलती की गुंजाइश काफी ज्यादा है और आप लॉजिक लगा के कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करिए कि एक बार बेसिक वाला पार्ट और उनकी एप्लीकेशन पे नजर डाल लीजिए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला पार्ट एक बार जो है इसको रिवाइज कर लीजिए। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अगेन ये जो पोर्शन है, ये वाला एंड ये वाला, इसको तो एक बार पक्का रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सोर्स क्या है, आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, और एक बुक है अकाउंट स्टूडेंट्स गाइड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी है क्लास 11th एंड 12th की, वो बहुत अच्छी हैं और बेसिक्स आपके क्लियर करने में काफी हेल्प करेंगे। अब आते हैं आज के लास्ट सेक्शन पे, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, करंट अफेयर्स। और दोस्तों यहाँ पर बच्चों को सबसे ज्यादा टेंशन रहती है कि सर कितने मंथ के करंट अफेयर्स कवर करें। दोस्तों एटलीस्ट आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कवर करने चाहिए, और उनमें भी जो अभी 3-4 मंथ हैं, जैसे मार्च ऑनवर्ड, वो आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना चाहिए। और करंट अफेयर में भी नॉट एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम, एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। देन इंपॉर्टेंट कमेटीज एंड कमीशन अगर कोई है, या फिर स्पेस में कोई मिशन इंडिया ने लॉन्च किया है, या फिर इसरो ने कोई लॉन्च किया है, नासा ने कोई लॉन्च किया है। बैंकिंग एंड फाइनेंस इश्यूज थोड़ा कम यहाँ पर चांस है। अवार्ड एंड ऑनर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सरसाइज, डेज एंड थीम्स, समिट, कॉन्फ्रेंस एंड मीट, अपॉइंटमेंट अगर कोई लेटेस्ट हुई है तो इन डायमेंशन पे थोड़ा फोकस करिए। यहाँ पे अगेन आपको थोड़ा सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी, कौन सी न्यूज लेस इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज मोर इंपॉर्टेंट है। और अगेन जो बच्चा पहले से प्रैक्टिस कर रहा है वो सेग्रीगेट कर पाता है, लेकिन अगर आप नए हैं और आप अभी करंट अफेयर प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन मैंने यहाँ पर मेंशन करी है, इनको एक बार पक्का प्रिपेयर कर लीजिए फॉर लास्ट 6 मंथ, ठीक है। और हर एक डायमेंशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री कौन सी है, टारगेट बेनिफिशियरी कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से ईयर का टारगेट रखा हुआ है, ये वाले पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। इंपॉर्टेंट अगर कन्वेंशन हुई है तो कन्वेंशन कब हुई है, कहाँ हुई है, कौन से नंबर की कन्वेंशन थी और कौन करवाता है या फिर किससे रिलेट करती है। अगर कोई रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट किस ने रिलीज करी, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या है, ये वाले पोर्शंस आपको कवर करने हैं। और दोस्तों अगेन पढ़ते रहिए तो रिवाइज भी करते रहिए। अगर नया पढ़ रहे हो तो पुराना रिवाइज करना मत छोड़िएगा, क्योंकि जो बच्चा अगर 100% प्रिपरेशन के साथ जाने की सोच रहा है विदाउट रिवीजन, उसकी सिलेक्शन नहीं होने वाली है। लेकिन जो 60 से 70% प्रिपरेशन के साथ जाएगा लेकिन उसने 2-3 बार रिवाइज कर लिया है, तो उसको चांसेस हैं सिलेक्शन के। तो एक फोकस एरिया ये रखिए कि पूरा सिलेबस नहीं कवर हो तो भी चलेगा, लेकिन जितना भी कवर कर रहा हूँ वो मैं बहुत अच्छे से होल्ड कर पाऊँ, नॉलेज रख पाऊँ और उसको पेपर में अप्लाई कर पाऊँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड कोर्स आपकी हेल्प करे इस प्रिपरेशन में, आपको गाइड करे इस प्रिपरेशन में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ESIC का डेडिकेटेड कोर्स, जहां पर हमने पूरे जो टॉपिक्स हैं, जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनको कवर किया है थ्रू हैंडआउट्स, थ्रू वीडियोस एंड थ्रू क्विज़ेस। तो आप उनको फॉलो करिए। और यहाँ पर हम एक कूपन कोड भी आप यूज कर सकते हैं ESIC, क्योंकि हम एक डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 40% प्लस 10% डिस्काउंट, 46% डिस्काउंट ये होगा आपका, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड ESIC। कोर्स का जो लिंक है वो नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये कोड जो है वो वैलिड है 10 जून से लेकर 12 जून तक, और बहुत ही वैलिड प्राइस में आपको कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा इन द कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर द ESIC। दोस्तों दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस और मैंने आपको कुछ अच्छा समझाया हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।